5 दोस्तों, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और टेररिज्म। पंचायती मार पड़ रही है पाकिस्तान को। शास्त्रों में इसको कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मजा आ रहा है पाकिस्तान, स्वाद आ रहा है तुम्हें? अगर मुझे पता लग जाता कि इस बंदे की क्या हरकत है, मैं उसको सबके सामने वहीं पे एनकाउंटर हो जाता, इसका निपटा देता सबके सामने। इतना जलील करता, लाहौरी चूरन डाल देते हो, फिर इसकी 10 पुश्तें भी वहां पे पैदा होना, उनके जिहादी चूरन ही रहेगा। ये ऐसे नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, खबर कुछ इस तरीके से है कि जब पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बोला कि साहब हमें बात करनी है हिंदुस्तान से, और यूएई को बोला है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को यह बोला कि साहब आप फैसिलिटेट करिए, क्योंकि आपकी तो बनती है भारत से, हमारी किसी से भी नहीं बनती, पाकिस्तान की तो किसी से नहीं बनती, तो इंडिया की सबसे बनती है, तो आप इंडिया को जरा जोर लगाइए साहब, हमसे बात करवाइए इंडिया की। फिर उन्होंने यूटर्न ले लिया और फिर बोला कि हाँ हाँ हमने तो बोला था। तो 2-3 बार यूटर्न पाकिस्तान ले चुका है। कहने की बात है और मुद्दे की बात है दोस्तों कि पाकिस्तान क्यों भारत से बात करना चाह रहा है, क्यों एक ऐसे मुल्क से, एक ऐसे देश से बात करना चाह रहा है जिसको वो दुश्मन कहता है, वहां का बच्चा बच्चा आपको दुश्मन कहता है, फिर हमसे बात क्यों करना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं। महंगाई, बेरोजगारी, टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, ये सब तो महंगा हो ही रहा है। आटा दाल नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था ना कि चीन मार रहा है, अफगानिस्तान ठोक रहा है, इंडिया जलील कर रहा है, ईरान इनके लोगों को जान से मार रहा है, और अंदर इनके आतंकवाद है। टोटल 5 दोस्तों, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और टेररिज्म। पंचायती मार पड़ रही है पाकिस्तान को। शास्त्रों में इसको पंचायती मार कहा गया है दोस्तों, ठीक है? इसलिए पाकिस्तान परेशान है। अरे बात करा दो, बात करा दो, कम से कम इंडिया से तो सुकून मिले हमें। बाकी तो जो इसके मुसलमान बरादर हैं, ईरान और अफगानिस्तान, वो तो मार रहे हैं। वो कहते हैं हम इनको सिखाएंगे असली इस्लाम क्या होता है, इनको तो समझ में नहीं आया, तो वो उनको ठोक रहे हैं, ठीक है? तो एक तो ये बात है। भारत ने क्या बोला है इसके? वहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है, जो टॉप एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, वो बोल रहा है कि भारत से बात होनी चाहिए। यहां पे भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं, भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं, भारत का जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, वो भी नहीं, भारत का जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो भी नहीं, फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन 1-to-1 पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बात का जवाब दे रहा है। तो एक तो भारत ने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी, ठीक है? अरिंदम बागची साहब हैं, अरिंदम बागची साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि असली बात टेररिज्म की है, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म से बाज नहीं आएगा हम पाकिस्तान से बात नहीं कर। अब पाकिस्तान को बड़ा दिल में भैया बड़ा लोड हो गया कि यार आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, और हम तो अमन चाहते हैं। कोई अमन वमन नहीं चाहते, तुम लोगों की थाली में रोटी नहीं है इसलिए तुम्हें अमन आ रहा है, वरना फिर से तुम जिहाद के घोड़े में चढ़ जाओगे, यह बात तय है, ठीक है? तो कोई भी ये इस गलतफहमी में ना रहे कि देखो पाकिस्तान तो अमन और चैन की बात कर रहा है। पाकिस्तान कोई अमन चैन की बात नहीं कर रहा, उसको मौका मिलेगा, ये सांप फिर डसेगा। ये आप 100% मुझसे लिख के ले लीजिए। इनकी तारीख ऐसी है, ये भरोसे के काबिल नहीं है, ठीक है? ये बार बार इन्होंने धोखा दिया है। वाजपेयी जी गए थे, इन्होंने कारगिल करी, मोदी जी गए थे, इन्होंने पुलवामा करा, पता नहीं बीच बीच में उड़ी में इन्होंने क्या एक्शन करा, बिल्कुल टेररिस्ट एक्शन करा पाकिस्तानियों ने। ये भरोसे के काबिल, आप इनसे हाथ मिलाएंगे, ये आपकी जेब काट लेंगे और आपको डस लेंगे, ठीक है? तो अरिंदम बागची ने जो बात बोली 100% आई अग्री विथ हिम। तो बोला टेररिज्म की बात करो, बाकी तुम्हें जो बीच में तुम्हें कश्मीर की डींगे मारनी तुम डींगे हाँकते रहो। डींगे हाँकने वाला मुल्क है, काम धाम इन्होंने कुछ करना नहीं है, तो ठीक है, व्हाटएवर यू वांट यू डू। बट भारत का ये स्टैंड है, तो भारत ने स्नब कर दिया बहुत बुरी तरीके से। फिर से एक बार पाकिस्तान जलील हो गया। ये अब देखिए जेल में है अब्दुल रहमान मक्की, जो ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का, जिसको अभी प्रोस्क्राइब करा, उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। चीन को भी जलील करा भारत ने, सबके सामने पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुआ चाइना का। ये वीडियो बना रहा है भाई अब्दुल रहमान मक्की, ये भाई वीडियो बना रहा है जेल के अंदर। फैसिलिटीज इसको देखिए, मैं बता रहा हूं जेल के अंदर इन्होंने ना एक साउंड इंजीनियर भी दे रखा होगा। पाकिस्तानी को मैं जानता हूं ना, ये तो बाबा कौम है उनकी असली, ये जो टेररिस्ट हैं, इन्होंने उसको वहां पे कैमरा पर्सन दे रखा होगा, प्रोड्यूसर दे रखा होगा, आप आराम से यहां पे कंटेंट बनाइए। तो उसने वहां से जेल से रिकॉर्डिंग करी। उसने बोला साहब मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं।
ओ भाई, तुम ओसामा बिन लादेन से मिले नहीं मिले, हाउ इज दैट इंडियाज कंसर्न? इंडिया का यह कंसर्न है कि 26/11 में और इंडिया के अंदर कश्मीर में और टेररिस्ट एक्टिविटीज में तुम्हारा हाथ है। कहानी खत्म हो गई। तुम ना मिले ओसामा से, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये बंदा जेल में बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल रहा है। इतना जो ग्लोबल टेररिस्ट है, अगर उसके हाथ में, मैं कह रहा हूं चलो उसके पास कैमरा नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, मोबाइल फोन से ही बना रहा है, एक ग्लोबल टेररिस्ट को, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है कि बंदा ग्लोबल टेररिस्ट है, ही हैज गॉट एक्सेस टू अ मोबाइल फोन। तो दोस्तों, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे टेररिस्ट को जेल में डालते हैं, वहां पे वो बच्चे पैदा कर लेता है। तो अगर जेल में बच्चे पैदा कर रहा है तो मोबाइल फोन ले जाना कौन सी बड़ी बात है? इज इट अ बिग थिंग? नो, इट्स नॉट अ बिग थिंग। और ये पाकिस्तान को, फिर मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर पाकिस्तान को दुनिया भर को जवाब देना पड़ेगा कि ग्लोबल टेररिस्ट जेल में है, हाउ डिड यू हैव एक्सेस टू अ मोबाइल फोन और कैमरा इक्विपमेंट? और ये बाहर कैसे गया? बाहर ऐसे क्या मतलब? ही ऑल्सो हैड एक्सेस टू एन इंटरनेट। इसने इंटरनेट पे अपलोड करा होगा, इसने कुछ तो करा होगा, या कोई जेल के अंदर वाला बंदा इसके पास आया होगा, इसने रिकॉर्ड करके मोबाइल फोन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन इसका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट किस तरीके से बाहर आया? ये अपनी सफाइयां दे रहा है कि जी मैं तो मिला ही नहीं। क्या ये पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने इसको दे हैव फैसिलिटेटेड दिस? ये सोचने वाली बात है। अच्छा, तीसरी खबर जो मेरे बात है कि अब पाकिस्तान जमीन पे लेट गया है आईएमएफ के सामने। 2 दिन पहले की खबर है, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया था, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, $1.25 बिलियन जो देना था हम देंगे ही नहीं। पहले उन्होंने बोला हां, फिर बोला ना। समझ रहे हैं? वो गाना सुना ना आपने दबंग फिल्म का, दगाबाज रे? वही चीज है जो पाकिस्तान के दिल में अब सांप लौट रहे हैं कि दगाबाज रे, तुमने तो बोला था यार, तुम तो कहते थे कि तुम हमें पैसे दे दोगे, तुमने हमें पैसे नहीं दिए। एक पाकिस्तानी टेलीविजन पे एंकर ये कह रहा है कि यार देखो, वो तो हमारे पैसे थे। तुम्हारे पैसे थे? तुम्हारे नहीं थे वो पैसे भाई, वो वर्ल्ड बैंक के पैसे थे, उसकी मर्जी तुम्हें देना दे। ये दूसरे की जेबों पे नजर रखना, दिस इज अ टिपिकल पाकिस्तानी ट्रेड, कि दूसरे के बटुए पे नजर रखो। हालांकि ये बटुआ मिल जाए किसी तरीके से, ठीक है? एक पुरानी कहावत है कि व्हेनेवर यू शेक योर हैंड्स विद अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, ऑलवेज काउंट योर फिंगर्स। पता लगा 5 उंगलियों से अपना हाथ मिलाया, 2 ही वापस आई, ठीक है? 3 रख ली उसने, ये भी हो सकता है वहां पे। तो एनीवे, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया। अब ये लोग, इनका आखिरी दम तोड़ दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने बोला कि, आईएमएफ को बोला कि ठीक है, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, आप जो बोलेंगे। ये दम क्यों टूटा है इनका? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया इनको। और यहीं पे भारत की डिप्लोमेसी काम आती है। हम आईएमएफ को या वर्ल्ड बैंक को ये तो नहीं कह सकते कि तुम पाकिस्तान को पैसे मत दो, क्योंकि अगर उनको देना तो देंगे, पर हम ये कह सकते हैं कि ठीक है यार, 2 महीने बाद देना, 3 महीने बाद देना। और उसी 2-3 महीने में पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मजा आ रहा है पाकिस्तान? स्वाद आ रहा है तुम्हें? हैं? मजे आ रहे हैं? जब तक बेटा तुम्हारे अंदर से जिहाद का जिन्न नहीं निकालेंगे, तुम्हारी झाड़ फूंक नहीं कर लेंगे ना मोदी जी रुकेंगे, ना डॉक्टर जयशंकर, ना भारत, कोई नहीं रुकेगा यहां पे। तुम्हारे अंदर से जो जिहादी जिन्न है ना, इसको निकालना है बाहर। और वो जिन्न तुम्हारे अंदर से निकालने का जो प्रोसेस है वो बड़ा पेनफुल है, और ये दर्द तुम्हें हो रहा है क्योंकि जिन्न निकल रहा है धीरे धीरे। वो जिन्न निकाल के मानेंगे। अब देखना है, पाकिस्तानियों को ये बात सोचनी है। पाकिस्तानीज हैव टू कंसिडर, भाई हमें कश्मीर कश्मीर करना है कि पाकिस्तान पाकिस्तान करना है। यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन कश्मीर एंड पाकिस्तान। दोनों नहीं रख सकते तुम। अगर तुम कश्मीर करोगे तो पाकिस्तान से हाथ जोड़ बैठोगे। अगर तुम्हें पाकिस्तान बचाना है तो ये सब जो तुम ड्रामा कर रहे हो, ये सब बंद करो। ये सब ड्रामा बंद कर दो, तो हो सकता है, उसमें गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान बच जाए। वरना जैसे 71 में अलग हुआ था, अभी फिर से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यू विल नॉट हैव इनफ मनी। आप भाई, सऊदी अरब ने क्या बोला इनको? अभी मैं आपको बताता हूं। सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान को लेके। इट वाज अ रेफरेंस टू पाकिस्तान। उन्होंने जनरली बोला, वैसे बाकी मुल्कों के लिए भी बोला जिसको सऊदी अरब पैसे दे रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। और सऊदी अरब ने यह बोला है कि यार देखो, हम एक जमाने में खुली छूट देते थे कि जी 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान लो, 500 मिलियन लो, 2 बिलियन, कहना वो बंद हो गया। ये हमारा टैक्स पेयर का पैसा है। सऊदीज ने बोला अब हम सोचेंगे हम किस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। और उन्होंने एक और चीज बोली कि भाई अगर हम अपने टैक्स पेयर पर लोड डाल रहे हैं तो तुम अपने टैक्स पेयर पर लोड क्यों नहीं डाल रहे? तुम भी डालो ना। हर रोज आ जाते हो कटोरा लेके, ये दे दो वो दे दो। देंगे पैसे, ऐसी बात नहीं कि नहीं देंगे, देंगे पैसे, लेकिन इसके एवज में मैं बता रहा हूं पाकिस्तान से बहुत कुछ गिरवी रखवा लेंगे, क्योंकि ये चाइना ने ट्रेंड शुरू करवाया। ये ना कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, एयरपोर्ट गिरवी रख दो। अब सऊदी कह रहा हमारे पास भी पैसे हैं यार, सऊदी के पास तो बहुत पैसा है,
लिक्विड कैश दुनिया भर का है सऊदी के पास, वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिक्विड कैश इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट। ये तो सऊदी अरेबिया बोलेगा ठीक है कराची दे दो, 10-15 अरब पूरा कराची गिरवी, तो ये करने वाले हैं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं। दे विल नॉट लीव पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान हर समय कि आप हमारे भाई हैं, आपने कभी देखा सऊदी को बोलते हुए कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं? आपने कभी देखा कतर को बोलते हुए कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं? ये सिर्फ पाकिस्तानी है जो सबको अपना भाई बनाता है कि पैसे मिल जाएं, इमोशनल कर दो, इमोशनल ब्लैकमेल कर दो, पैसे मिल जाए, बट दैट इज इट, दैट इज देयर ओनली फॉरेन पॉलिसी। किसी तरीके से भाई बोल के, इस्लामिक बिरादर बोल के हम किसी तरीके से लोगों को चूना लगा दें और फिर वो जिसको कहते हैं ना हिंदी में अंटी में आ जाए, वो है भाई यहां पे स्टोरी। ठीक है, ये मेरे पास कुछ खबरें हैं पाकिस्तान की। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी है, ठीक है, जिसमें इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसमें नरेंद्र मोदी जी की बहुत बुराई करी है, खास तौर से गुजरात के जो दंगे थे उसका रेफरेंस देके, जबकि भारत की सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोला है कि मोदी जी का गुजरात दंगे हुए थे। कोई ये नहीं कह रहा कि दंगे नहीं हुए थे, राइट। लेकिन ये देखिए, जो रेडिकल इस्लामिस्ट है ना, अब क्या है कि सबको खुजली हो रही है। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनको मोदी जी से है ही है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। मोदी जी कुछ कर लें, मैं बता रहा हूं, इनको सोने की थाली में 56 भोग परोस दें, इनको फिर प्रॉब्लम है मोदी जी से, राइट। इनको फिर प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम कभी जाएगी नहीं। दूसरी चीज, भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? आपको लगता है कि भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई वर्ल्ड की, और लोग कह रहे हैं कि 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी अगले 10 साल में, तो किसी को दर्द नहीं हुआ होगा इस चीज से? किसी को परेशानी नहीं हुई होगी? परेशानी हुई होगी ना किसी ना किसी को। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना के कि बेसिक एम ये है कि हम लोग एक काम करते हैं, मोदी जी और भारत पे हम कीचड़ उछालेंगे, कुछ तो चिपकेगा यार भाई, कुछ तो चिपके। आप जाल फेंकोगे, आप कांटा डालोगे, हो सकता है मछली उस कांटे को पकड़े ना पकड़े, ये पॉसिबिलिटी है कि पकड़े ना पकड़े, लेकिन अगर आप जाल फेंकोगे तो एक आध तो कोई भूली भटकी मछली पकड़ में आ जाएगी आपकी, बिकॉज अ नेट इज अ वाइड थ्रो, और जो कांटा होता है, कांटा तो एक होता है। इसी तरीके से खूब कीचड़ उठा लो मोदी जी के ऊपर, भारत के ऊपर, खूब कीचड़ टनों के हिसाब से, कुछ तो चिपकेगा भाई, कुछ तो चिपकेगा। मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने इतना पैसा खर्च करा, इससे होगा क्या, ये कौन सा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो दुनिया खरीद। एनीवे, एक पॉलिटिशियन है ब्रिटेन में, ठीक है, ये जो पॉलिटिशियन है, ये इन्होंने इमरान हुसैन है, ये पाकिस्तानी ओरिजिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं बता रहा हूं, ये भी लाहौरी चूरन है, इसका देखो जरा, इसके माँ बाप कहां से, मैं बता रहा हूं लाहौर के आसपास का है, लाहौर का ही होगा ये इमरान हुसैन। मुझे कंफर्म नहीं है कहां का है, लेकिन चूरन टाइप की हरकतें हैं इसकी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पाकिस्तान ओरिजिन एमपी इमरान हुसैन, इसने बड़ा बोला कि भाई आप ये मोदी का ये, अरे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात समझ में नहीं है, ये पाकिस्तानियों का दिमाग खराब है। इन्होंने पहले भी उस सीरियल रेपिस्ट को बड़ा इसको अपना बाबा कौम बना के रखा था, क्या नाम था उसका, नजीर अहमद, लॉर्ड अहमद नजीर या नजीर अहमद कुछ था। उसको निकाल दिया लात मार के पार्लियामेंट से, उसको पार्लियामेंट से लात मार के निकाल दिया कि वो ही वॉज अ चाइल्ड मोलेस्टर। वो बहुत, मतलब उसने क्या क्या पता नहीं क्या क्या करा। उसको बीबीसी के आप जाइए, लॉर्ड नजीर आप टाइप करिए, आपको पता लग जाएगा लॉर्ड नजीर की क्या क्या हरकतें थी। मेरी तो इस आदमी से, लॉर्ड नजीर से, किंग्स कॉलेज लंदन में बहुत बहस हो गई थी, बहुत ज्यादा बहस हो गई थी, आमने सामने। इंडियंस भी बैठे थे और पाकिस्तानी भी बैठे थे वहां पे, और मेरी बड़ी बहस हो गई थी। मुझे उस समय पता नहीं था कि इसकी क्या हरकतें हैं, क्योंकि मैं पहली बार इससे मिल रहा था। अगर मुझे पता लग जाता कि इस बंदे की क्या हरकत है, मैं उसको सबके सामने वहीं पे एनकाउंटर हो जाता, इसका निपटा देता सबके सामने। इतना जलील करता लॉर्ड नजीर को कि भाग जाता वहां पे, ये पाकिस्तान चला जाता वापस अपने गांव छुट्टी, ठीक है, 2-3 महीने में। जब, और जख्म जैसे जानवर चाटते हैं ना, जब जख्म लगता है तो ये जख्म अपने चाटता। ये मुझे उस समय मुझे पता नहीं था, वरना वहीं पे इसको सबके सामने एक्सपोज कर देता मैं। ये जब वहां पे 2017 की बात कर रहा हूं, अक्टूबर 2017 की, मुझे इनवाइट करा गया था हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि आप यहां पे टॉक दीजिए कश्मीर के ऊपर, तो मैं गया था। उसके बाद मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, और उसके बाद मैं किंग्स कॉलेज जब गया तो वहां पे पैनल बैठा था, कोई इंडियंस भी थे और वहां पे पाकिस्तानीज भी थे।
जो पाकिस्तानी पैनल था उसमें स्टेज पे किंग्स कॉलेज लंदन में, वहां पे ये भी था, ये लॉर्ड नजीर। और वहां पे इसने बड़ी बड़ी लंबी छोड़ रहा था कि हम उस समय बुरहान वानी फ्रेश था सबकी मेमोरी में कि बुरहान ये, बुरहान वो, बुरहान ये। मुझे इसका उस समय पता होता ना, मैं सबके सामने, मैं आपको बता रहा हूं, आई प्रॉमिस, सबके सामने इस बंदे के मैं कपड़े उतार देता। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था, तो ये बच गया। अगली बार अगर मैं गया लंदन और मिल गया ना मुझे, तो ये तो गया। खैर, हम बात कर रहे थे इस बंदे की जिसका नाम है इमरान हुसैन। ये पाकिस्तानी ओरिजिन का है, कहते हैं पैदाइश इसकी यूके की है। लेकिन यार, जिसके खून में एक बार जिहादी चूरन आप डाल देते हो ना, या लाहौरी चूरन डाल देते हो, फिर इसकी 10 पुश्तें भी वहां पे पैदा हो ना, उनके जिहादी चूरन ही रहेगा। ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ब्लड में सन गया मामला चूरन। तो चूरन इसके खून में दौड़ रहा है। तो ये इसको ऋषि सुनाक ने शटअप कॉल दे दी, जिसको फौज में बोलते हैं ना, ऋषि सुनाक ने। इसने वहां पे पूछा कि मोदी जी फलाना ढिमका, तो यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने बोला कि देखो, आई डजंट अग्री विद सच कैरेक्टराइजेशन, मैं इससे अग्री नहीं करता जो आप बात कह रहे हैं। द यूके गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन दिस हैज बीन क्लियर एंड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड हैजंट चेंज्ड। ऑफ कोर्स वी डोंट टॉलरेट persecution where it appears anyway, but I'm not sure I agree with all that the characterization that the honorable gentleman has put forward to। बस इसमें एक चीज है, ऋषि सोनाक साहब, ये ना ये ऑनरेबल है ना ये जेंटलमैन है, ठीक है। ये जो इमरान हुसैन है ना ये ऑनरेबल है ना ये जेंटलमैन है। कैसे लोगों को आपने डाल रखा है अपनी पार्लियामेंट में, लाहौरी चूरन टाइप यार। दे शुड नॉट बी अलाउड एनीवेयर। इनको तो 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर नहीं घुसना चाहिए। कुछ नहीं पता किस दिन फट जाएगा ये, मैं बता रहा हूं आपको। इमरान हुसैन किसी दिन आसपास फट जाएगा, यहां पे लगा लोगों के कुछ ना कर देगा ये गेम। बी वेरी केयरफुल। अच्छा, एक बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों कि ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स एक कंट्रीज हैं, जैसे कि उसमें ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये लोग कह रहे हैं यार कि अपना ना डॉलर डोमिनेटेड, यानी कि डॉलर में जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना, ये कहते हैं हम अपनी लोकल करेंसी में करेंगे। ये इनके बीच में बातचीत चल रही है, यानी कि इंडिया अगर साउथ अफ्रीका, और ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है ना, साउथ अफ्रीका इज अ बिग इकोनॉमी, चाइना इज अ बिग इकोनॉमी, ब्राजील, इंडिया, रशिया, दीज आर बिग इकोनॉमीज। तो इनका वैसे हो रहा है, जैसे इंडिया रशिया से कुछ लेता है तो इंडिया जरूर रुपी में पेमेंट करता है उसकी। वी डोंट पे देम इन डॉलर्स, वी पे देम इन रुपीज। लेकिन वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स का अपने आप में जब हम ट्रेड करेंगे, सो लेट्स पे इन रुपीज, लेट्स नॉट पे इन डॉलर्स। ये बात साउथ अफ्रीका में मल करी गई है, और देखते हैं फिर इसका क्या बनता है आगे। और जो साउथ अफ्रीकन फॉरेन मिनिस्टर है नलेडी पैंडोर ने यह बात बोली है कि साहब हम सबको लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहिए, डॉलर की करेंसी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर इज ऑन अ 3-day विजिट टू द मालदीव्स एंड श्रीलंका टू फर्दर एक्सपैंड बायलैटरल एंगेजमेंट। देखिए, जयशंकर साहब फिर पहुंच गए और मालदीव्स के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से मिले, और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ हनीमाडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भारत ने करवाया एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मालदीव्स में, उसका इनॉग्रेशन करा जयशंकर साहब ने वहां पे, और फिर वो श्रीलंका भी गए। इन्होंने बोला, इट इज अ पार्टनरशिप दैट इज enabled us to swiftly and effectively respond to challenges as we saw recently during the COVID pandemic। ठीक है जी, it is a partnership that has enabled us to deliver results and bring down tangible benefits to our people in accordance with their wishes, aspirations and priorities। देखिए, ये ना ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, और इसमें भी चाइना जलील हो रहा है। ये इन बिटवीन द लाइन्स रीड करने की जरूरत है। अब देखिए जयशंकर साहब ने बोला क्या, इट इज अ पार्टनरशिप दैट हैज enabled us to deliver results and bring about tangible benefits to our peoples in accordance with their wishes, aspirations and priorities। कहने को कुछ भी नहीं बोला, और जो समझने वाला है वो समझ गया कि चाइना जहां पे इन्वेस्ट करता है वहां पे चाइना उन लोगों की प्रायोरिटी नहीं देखता, चाइना अपनी प्रायोरिटी देखता है। चाइना सिंपल सी, चाइना ने जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका में चाइना ने एक एयरपोर्ट बनाया। दोस्तों भगवान कसम 5-6 साल हो गए इस एयरपोर्ट को। जो पहली फ्लाइट थी वही लैंड हुई थी, उसके पास एक भी जहाज लैंड नहीं करा। एयरपोर्ट में तो हर रोज जहाज लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, उसमें एक ही जहाज टेक ऑफ करा और लैंड करा एक बार, जब इनॉग्रेशन हुआ था पहले दिन। उसके बाद वो ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ एयरपोर्ट। चाइना ने क्या करा, जमीन ले ली श्रीलंका से, 1-2 अरब डॉलर का उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया, शानदार। ठीक है, बनवाया किससे? चीनी कंपनी से। यानी कि चीनी कंपनी आई श्रीलंका, उसने वो एयरपोर्ट बनाया, चीन ने जो पैसे खर्च करे वो किसको दिए? चीनी कंपनी को। पैसा कहां गया वापस? चाइना। लेकिन वो जो
हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस या बिलियंस का जो लोन है वो किसके ऊपर पड़ा? श्रीलंका के ऊपर। अब वो जमीन चाइना घेर लेगी और बोलेगी 99 साल के लिए, जैसे हनुमान टोटा पोर्ट घेर लिया उन्होंने। तो इस तरीके के बहुत प्रोजेक्ट्स चाइना करता है। ये जो है ये एक, जिसको कहते हैं कि एक स्लैप है, जो डॉक्टर जयशंकर ने बोला, ही इज डायरेक्टली अटैक चाइना। डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने चाइना को अटैक करा है। अश्विनी वैष्णव साहब हैं, मंत्री हैं मोदी जी की कैबिनेट में। उनका ये बयान है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब इन्होंने बात करी तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बोला कि सेंसिंग अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट, इंडिया हैज सेट इन मोशन एन एम्बिशियस प्लान टू बिकम अ की सप्लायर फॉर द वर्ल्ड विद द गवर्नमेंट इटसेल्फ पुटिंग इन $10 billion. A university system that produces a large number of talents is also helping a lot, as we have tied up with many universities to prepare the right talent. इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि भाई इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपना कदम रख रहा है, सरकार ने खुद $10 अरब उसमें डाल दिए हैं, और हम अपने जो इंडिया का टैलेंट है, जो यंग बच्चे हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, हम उनको तैयार कर रहे हैं इस फील्ड में। एंड इंडिया की सेमीकंडक्टर आपको हर चीज के लिए चाहिए, चिप आपको हर चीज के लिए चाहिए। तो अभी इंडिया में अभी इंपोर्ट हो रहे थे, अब इंडिया बना के वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेगा, ये उन्होंने बोला है। बहुत बड़ी बात है। इसके नेशनल सिक्योरिटी मैं बता रहा हूं इंप्लीकेशंस भी हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इसमें सिर्फ इकोनॉमिक सेमीकंडक्टर्स, while they have everything to do with the economy, they also have everything to do with national security. तो नेशनल सिक्योरिटी के तहत बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है अश्विनी वैष्णव साहब का, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। अच्छा, पाकिस्तान से वही खबर है जी, इतने मर गए। अब क्या है कि खैबर एजेंसी में 3 पुलिस वालों को मार दिया। ठीक है, ये बाइक पे आए टेररिस्ट, मार मूर के निकल गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और बम फोड़ दिया और पता नहीं क्या फायरिंग करी। और इन्होंने, और जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था, ये सब करने के बाद, फायरिंग करने के बाद, फिर एक जो सुसाइड बॉम्बर घुस गया थाने के अंदर, और थाने के अंदर उसने अपना सुसाइड वेस्ट फाड़ ली, खुद भी मर गया, और पता नहीं 1-2-3 बंदों को लेकर, और पुलिस स्टेशन में आग लग गई और काफी कुछ डैमेज हो गया। तो ये अटैक मुसलसल पाकिस्तान में होते चले आ रहे हैं और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब है नहीं। अच्छा, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस है, उसने ये मिले थे साईं GM सईद को फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रिब्यूट पे करने के लिए। उनकी 119वीं बर्थ एनिवर्सरी है, वो नहीं रहे GM सईद साहब। बहुत बड़ा नाम है सिंधी कल्चर का और सिंधी फ्रीडम मूवमेंट का, सिंधी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा नाम है GM सईद। तो उन्होंने ये बोला है डायरेक्टली, उन्होंने ये बोल दिया है कि जनाब ऐसा है कि हम पाकिस्तान को बिलोंग नहीं करते, वी डू नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो अब ये बात हो रही है सिंधु देश की, और फिर वहां पे अथॉरिटीज ने सेक्शन 144, इंडिया में भी लगता है ना 144, या 5 या 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं, तो उन्होंने 144 लगा दिया, और जो लोगों को आसपास बस ले जा रही थी दाएं बाएं उनको रोक दिया, और काफी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन पाकिस्तान के बीच में, ये कोई इंग्लैंड या अमेरिका में नहीं हुआ है, पाकिस्तान के बीच में हुआ है, ये सिंध में हुआ है, जहां पे सिंधी इकट्ठा हो गए, हजारों की तादाद में सिंधी इकट्ठा हुए, और उसने बोला कि यार देखो, वी डू नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान। और कई सिंधियों से मैं भी टच में हूं, वो कहते हैं यार, उन्होंने पता है एक बात बड़ी अच्छी बोलते हैं सिंधी ना, तो मैंने बोला अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तो आप किस मुल्क का हिस्सा? कह रहा भारत का हिस्सा है। कह रहा आपके नेशनल एंथम में नहीं लिखा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा? तो आपके जो राष्ट्रगान है, आपका जो जनमनगन जो आप लोग गाते हैं, आप लोग सल्यूट करते हैं, कुछ लोग दिल पे अपने हाथ रखते हैं, कोई प्रणाम करते हैं, कोई सल्यूट करते हैं, कोई सावधान में खड़े हो जाते हैं, वो जो नेशनल एंथम है भारत का, उसमें लिखा है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। जब उसमें लिखा है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि आप कौन से देश के हैं? वो तो पाकिस्तानियों ने हाईजैक कर रखा, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। और कई लोग मुझे बोल चुके हैं, मैं लंदन गया था, वहां पे भी कई लोगों ने मुझे बोला था जो सिंधी हैं, और ये पाकिस्तानी सिंधीज जो ज्यादातर कराची, हैदराबाद, सिंध में रहते हैं कुछ, इन लोगों ने जो मेरे जान पहचान के हैं, दे हैव सेड कि वी आर इंडियंस, और आप आए और हमारी पाकिस्तानी फौज से हमारी जान छुड़ाएं, हम लोग परेशान हैं इन लोगों से। तो वहां पे ये एक इमोशन आ रहा है। ठीक है जी। बाकी पाकिस्तान की इकोनॉमी की खबर है। अब मैं आपको एक खबर तो सुनाने नहीं वाला, क्योंकि ये पता नहीं इनके कमी होते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग इट। ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डेटा रिवील्स that the CAD in December, of 400 million compared to 252 million in November, an increase of 58.7%. However, it contracted by 78%. Oh bhai, it contracted by 78% from 1.857 billion in December
मैंने कहा बेड़ा ही गर्क है यार, पता नहीं लोग क्या करते हैं, हु इज मैनेजिंग देयर इकोनॉमी, बट इनका बहुत बुरा हाल है। और बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें, मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पाकिस्तान, और भी चीज़ें होंगी लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू कि क्या क्या पाकिस्तान में चल रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने जो बड़ा मशहूर, अब धीरे धीरे 2-3 ही बार मैंने करा है लेकिन बहुत लोग सवाल जवाब भेजते हैं, तो ये जो क्वेश्चन आंसर राउंड है, अब मैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों सवाल जवाब में पहला जो सवाल है Subhabrata Chakrabarti. Yeah, I'm Subhabrata from Kolkata and I regularly follow your show. My question is, now the major concern is our eastern Indo-Bangladesh border. Most of the infiltration occurs through this border. Please enlighten us in this regard. चक्रवर्ती साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल पूछा। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये इस बॉर्डर से तो होता है इन्फिल्ट्रेशन, बट सिर्फ वेस्ट बंगाल से नहीं होता है, ये असम साइड से भी होता है, ये त्रिपुरा साइड से भी होता है, ये कई जगह से होता है ये। और अब बीएसएफ है वहाँ पे, काफ़ी हद तक बीएसएफ सक्सेसफुल है, लेकिन बात ये होती है ना कि आप वो एरिया ऐसा है जहाँ पे आपने फेंस लगाए हैं, कभी कभी क्या होता है पानी ऊपर आ जाता है, वो फेंस बह जाता है, ठीक है, लोग बिल्कुल फेंस के साथ रहते हैं वहाँ पे। अब बीएसएफ गाँव तो नहीं उजाड़ सकती किसी का, रहते हैं वहाँ पे। अब वो पानी आया, वो पानी ने ढक दिया लोग, एंड दिस इज रेगुलर वहाँ पे, तो बहुत मुश्किल है। इसका सोल्यूशन देखिए मुझे भी नहीं पता, आई ऑल्सो डोंट नो कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, लेकिन ये मामला बड़ा खतरनाक है। मैं आप सिर्फ एक बात सबको बता दूं, ये तो शुभव्रत चक्रवर्ती साहब ने सवाल पूछा, लेकिन 1971 की लड़ाई भी इसीलिए हुई थी, वन ऑफ द मेजर रीजंस। और भी बातें थी वहां पे, और भी कारण थे, वजूहत थी उसकी, लेकिन वन ऑफ द मेन रीजंस वाज जो ईस्ट पाकिस्तान जो है, ईस्ट पाकिस्तान जिसको अभी बांग्लादेश हम लोग बोलते हैं, वहां से जो भारत में लोग आ रहे थे, कुछ लोगों का ये कहना है कि करोड़ से ऊपर लोग आ गए थे, और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई, क्योंकि उस जमाने में ऐसा कोई पैसा था नहीं हमारे पास ज़्यादा, और वहाँ पे इतने लोग आ गए, उनको खाना पिलाना, अचानक इतने लोग आ गए, बहुत लोड हमारे ऊपर पड़ गया। तो ये वन ऑफ द रीजंस, मेन रीजंस फॉर 1971 वॉर वॉज पॉपुलेशन कमिंग फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान इनटू इंडिया, जो बंगालीज थे। आज भी वो सिलसिला बरकरार है, और मुझे लगता है इसका ना पॉलिटिकल सोल्यूशन ही हो पाएगा। ये लोग बार बार इधर इंडिया में आ रहे, और यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और कोई खास एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे बहुत लोग हैं, और क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुल है, तो ज़्यादातर जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ से हिंदूज़ नहीं आते, हिंदूज़ भी आते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल है तो हमें मान के चलते हैं करीब 95% तो मुस्लिम्स ही आते हैं वहाँ पे। फिर यहाँ पे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बॉर्डर एरियाज़ में, जो उनकी हेल्प करती हैं, कहीं पे ये कर दिया। असम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ आपको, वेस्ट बंगाल से ज़्यादा। वेस्ट बंगाल में तो है कि आ जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, लेकिन रोहिंग्याज भी बहुत हैं, लेकिन असम में जो प्रॉब्लम है ना वो दोस्त, वो असम में आज की तारीख में, आप माने ना माने, असम में अलकायदा एक्टिव है। आप मान सकते हैं, आप हर समय अलकायदा सोचते हैं, आप अफगानिस्तान सोचते हैं ना, आप मिडल ईस्ट सोचते हैं, आप सीरिया सोचते हैं, अलकायदा आपकी असम में एक्टिव है। असम पुलिस कर रही है, बहुत शानदार काम कर रही है, ठोका है कई लोगों को, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये, अच्छा ऐसे भी इन्फिल्ट्रेशन होता है कि जैसे वेस्ट बंगाल में आ गए, अब बीएसएफ बॉर्डर में है, ठीक है ना, असम और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ है। अब होता ये है कि जब इन्फिल्ट्रेशन कभी कभी होता है ना, जैसे बंगाल, फिर बंगाल से असम पे आते हैं। अब बंगाल और असम के बॉर्डर के बीच में तो बीएसएफ नहीं है, वो तो भारत से ही आ रहे हैं ना, भारत से ही भारत में आ रहे हैं, तो बस में बैठे आ गए। तो इस तरीके से, अच्छा असम, खासतौर से असम में एक प्रॉब्लम यह है कि असम की पॉपुलेशन कम है और एरिया बहुत है असम का। असम इज जोग्राफिकली बिग बट एरिया कम है, तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो हल्का सा आइसोलेटेड है, वहाँ पे ये लोग बहुत सेटल हो जाते हैं। फिर वहाँ पे अपना जमायत इस्लामी के साथ बैठ के वहाँ पे अपना एक कल्चर बनाना, अपना एक और ऐसे कई गांव हैं असम में आज की तारीख में, जो पहले छोटे गांव थे, हिंदू गांव थे, अब वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन इतना हो रहा है कि हिंदूज कैन नॉट गो बैक टू देयर ओन विलेजेस, अब उनके लिए बैन है, वो अपने गाँव में नहीं जा। आप पूछिएगा कभी किसी असमीज को, अगर आपको लगता है कि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो असमीज को पूछिएगा, दे विल टेल यू देयर आर विलेजेस इन असम वेयर हिंदूज आर नॉट अलाउड टू एंटर, एंड जो मुस्लिम्स उनको रोक रहे हैं वो भारत के नहीं हैं, क्योंकि जो भारत के मुसलमान हैं वहाँ पे पहले से, जो असमीज मुस्लिम्स हैं, उनके साथ हिंदुओं का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मतलब वो जो गमूसा बोलते हैं ना, गमूसा एक वाइट और रेड स्ट्राइप्स का जो वो असमीज पहने रहते हैं, और जब भी आप जाएंगे आपको ऑनर करेंगे, आपको इज्जत देने के लिए, तो वो बिल्कुल असमीज कल्चर वाले हैं जो मुस्लिम्स हैं ना असम के।
दे फॉलो एसमीज कल्चर, वो गमूसा भी पहनते हैं, वो सब कुछ उनका वही है, खान पान रहन सहन सब कुछ है। ये जो कलेश करते हैं ये बांग्लादेश से आ रहे हैं, दीज आर द पीपल हु क्रिएट डिस्टर्बेंस, टेरर है, क्राइम है, ये वहाँ से लेकर यहाँ पे आते हैं। दीज आर नॉट दी लोकल एसमीज मुस्लिम्स, बट दीज आर द बांग्लादेशी मुस्लिम्स हु कम एंड क्रिएट अ प्रॉब्लम इनसाइड इंडिया। तो ये आपके सवाल का जवाब है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हर्षल मेहता, hypothetical question that God forbid India in future have to fight on two fronts simultaneously. What role IBGs and new modern units play during ops? अच्छा, ये IBGs का ना ये बहुत लंबा, डॉक्टर हर्षल मेहता, मैं अहमदाबाद आऊँगा, फिर आपुर में मिलेंगे, चाय पियेंगे, देन विल डिस्कस IBGs। IBGs का ना देखिए, दिस इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। इसके लिए पैसा बहुत चाहिए, कमिटमेंट बहुत चाहिए, और सरकार दे भी रही है पैसा। यू नो दिस होल कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कोर and IBGs and all that. So it is not just कि on two fronts simultaneously आप कह रहे हैं कि let us say with China and Pakistan together, right? ये बड़ा एक लंबी चौड़ी बात है, और किस तरीके से एक IBG होता क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं IBGs के, उसका रोल क्या है IBGs का, IBG क्या ये शैलो जाते हैं, डीप जाते हैं, एक देयर इज अ रोल डिफाइंड फॉर एवरी फॉर्मेशन। IBG का क्या है, हाउ डज द मिलिट्री लीडरशिप परसीव एन IBG एटसेट्रा। तो ये सब हम बैठेंगे, डॉक्टर हर्षल आएंगे अहमदाबाद, आपके साथ मिलेंगे, अहमदाबाद में बैठेंगे, देन वील हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन IBGs। दोस्तों, सुयाश वर्धन सिंह ये हैं कि आई एम अ PhD स्टूडेंट हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं तो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, ये आर्मी के साथ काम करते हैं, हमारे पास DRDO है, लेकिन हम लोग आर्मी के साथ क्यों नहीं काम करते, और इंडिया शुड ऑल्सो फोकस ऑन मेकिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP लाइक CPUs GPUs एटसेट्रा। सुयाश वर्धन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। ये भारत में हो रहा है, और भारत में बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट सेमी कंडक्टर, इट्स ऑल्सो ड्रोन्स, इट्स ऑल्सो AI, इट्स ऑल्सो ब्लॉकचेन, इट्स ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट DRDO जो है, इट्स नॉट जस्ट DRDO इज फंडिंग, DRDO IITs को फंड कर रहा है। सो बहुत सारा पैसा IITs को दे रहे हैं। सो इंडियन, ये जो देखिए बात ये होती है कि कहाँ पे कॉर्पोरेट खत्म होता है और कहाँ पे फौज शुरू होती है, या कहाँ पे फौज शुरू होती है कॉर्पोरेट खत्म होता है। दीज लाइन्स ना इन मेनी कंट्रीज लाइक US, इजराइल एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दीज लाइन्स आर ब्लर्ड। इंडिया में हर समय था कि कॉर्पोरेट को दूर रखो, कॉर्पोरेट को दूर रखो, ना कॉर्पोरेट से कोई लेना देना, फौज अपना काम करेगी बस। अब ये इंडिया में मोदी गवर्नमेंट के समय ये सब चेंज हो रहा है बहुत तेजी से, और अब कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट के पास जो एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट लेकर आएगी, फौज के पास जो फौज लेकर आएगी। तो ये सब हो रहा है। जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, मैंने पहले भी कवर करा था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो हथियार बनाती थी हमारे लिए, अब प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं अंदर, वो हथियार बना रहे हैं, सरकार उनको भी एक्सेप्ट कर रही है। ग्रेनेड्स हमने लिए अभी प्राइवेट पार्टी से, राइट, और वेपन सिस्टम्स भी प्राइवेट पार्टीज बना रही हैं, उनसे वेपन सिस्टम्स भी लेंगे हम लोग, उनके साथ यानी फौज उनके साथ पार्टनर भी कर रही है। सो द इंडियन आर्मी इज पार्टनरिंग विद प्राइवेट पीपल एंड गेटिंग टॉप एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस into defense research। ये सब हो रहा है semiconductor level, everything is happening and it's happening at a very very fast pace। Most of these technologies are I will not call them secret, but I don't think this is something that MOD or Indian Army, Navy or Air Force are very happy discussing on a public platform। वो अभी भी नहीं करते वो लोग, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज द सेंसिटिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, शायद इसलिए डिस्कस नहीं करते। लेकिन आई कैन अश्योर यू कि सिंह साहब ये बड़ी स्पीड से हो रहा है एंड इट्स हैपनिंग एज वी स्पीक। हो रहा है, IITs में हो रहा है, टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और बाकी लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं। दे आर कमिंग, आर्मी इज पार्टनरिंग एवरी डे। आर्मी हेडक्वार्टर लोग जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं कि सर ये टेक्नोलॉजी है, एवरी सिंगल डे। और ये सिर्फ ये नहीं कि ये लो चेक ले लो और हमें टेक्नोलॉजी नहीं, दे आर पार्टनरिंग। आर्मी इज सेंडिंग इट्स टैलेंट बिकॉज आर्मी इज गॉट सम fantastic people in the research department and they are sending those people there to partner with corporates and all, get the best technology। ये सब चल रहा है, बड़ी फास्ट स्पीड से चल रहा है, रेस्ट अश्योर्ड। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो चाणक्य फोरम का ट्विटर हैंडल है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, हम लोग लिंक्डइन पे हैं दोस्तों, इन सबको आप सब्सक्राइब करिए। यू विल गेट द बेस्ट आर्टिकल्स बाय द बेस्ट पीपल। अगर आपको पढ़ने का शौक है ना, आर्टिकल्स पढ़ने का शौक, तो आप देखेंगे एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, और हमारे बड़े सारे लोग हैं जो टॉप थिंक टैंक्स के हैं, वो सब हमारे लिखते हैं, आर्मी के सीनियर जनरल्स हैं। तो जो आपको कोई भी चीज़ का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो परिप्रेक्ष्य है, कोई भी चीज़ का जो एक आपको
जो व्यू पॉइंट मिलेगा ना वो बड़ा जेन्यून मिलेगा, क्योंकि जो भी हमारे ऑथर्स हैं वो डेकेड्स एंड डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, बड़े जबरदस्त ऑथर्स हैं हमारे। हमारी वेबसाइट पर जरूर जाइएगा www.chanakyaforum.com और आपको यू विल फाइंड द बेस्ट इन क्लास आर्टिकल्स देयर। आप पढ़िएगा, आपको मजा आएगा अगर आपका इंटरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स में। जय हिंद, भारत माता की जय।